देखा जाए तो स्मिता पाटिल डेस्टिनीज चाइल्ड थी। 18 साल में दूरदर्शन की न्यूज रीडर, 19 साल में फिल्मों में डेब्यू, 22 साल में नेशनल अवार्ड और सिर्फ 30 साल में ही पद्मश्री। जैसे कि ये सब कुछ स्मिता के विधान में पहले से लिखा था, सिवाय लंबी उम्र के। स्मिता पाटिल ने जैसे किरदारों को रुपहले पर्दे पर जीवंत किया था, उसके ठीक विपरीत उनकी पैदाइश एक संपन्न और प्रभावशाली घर में हुई थी। उनके पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कद्दावर नेता थे, जो बाद में महाराष्ट्र में मंत्री भी बने। वहीं स्मिता पाटिल की मां विद्याताई एक समाज सेविका थी। स्मिता बचपन में शरारती, जोशीली और संवेदनशील थीं। नन्ही स्मिता को जानवरों से प्यार था और बड़े लड़कों से झगड़ा करने का शौक था। किशोरावस्था में राष्ट्रीय सेवा दल की कैडेट के तौर पर उन्होंने अलग अलग शहरों और गांवों के दौरे भी किए थे। फिर स्मिता बड़ी हो गईं। कई लोगों को यह लगता है कि जवानी के दहलीज पर कदम रखने के बाद स्मिता ने FTII पुणे में एक्टिंग का कोर्स किया था। FTII के कैंपस में तो स्मिता मौज मस्ती के लिए अपने दोस्तों के साथ तफरी करने जाया करती थीं। मगर असल बात तो यह है कि जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तब उनकी दोस्त के पति दीपक किरपेकर ने उनकी कुछ तस्वीरें खींची, जिन्हें वो लेकर दूरदर्शन के मुंबई केंद्र गए थे। और स्मिता पाटिल की इन तस्वीरों पर नजर पड़ गई दूरदर्शन के स्टेशन डायरेक्टर की। फिर क्या था, उन्होंने स्मिता को न्यूज रीडर के ऑडिशन के लिए बुला लिया। स्मिता बेमन से इस ऑडिशन में गई, मगर ऑडिशन में स्मिता पाटिल के आत्मविश्वास ने सबको अचंभित कर दिया। एक विशुद्ध मराठी मुलगी होने के बावजूद स्मिता पाटिल ने दूरदर्शन के अपने ऑडिशन में गाया था बांग्लादेश का राष्ट्रगीत आमार सोनार बांग्ला। उन्हें तुरंत चुन लिया गया और उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में मराठी न्यूज रीडर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। स्मिता जल्द ही दूरदर्शन मुंबई का जाना पहचाना चेहरा बन गई और एक दिन एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के सारे टीवी स्क्रीन्स पर समाचार ही चल रहे थे और उसी समय स्मिता को समाचार पढ़ते हुए देखा FTI के अरुण खोपकर और हितेंद्र घोष ने, जिन्होंने स्मिता की खोज खबर कर उन्हें उनका पहला फिल्म रोल दिया अपनी शॉर्ट फिल्म तीव्र मध्यम में। इस फिल्म में स्मिता पाटिल के अभिनय को काफी नोटिस किया गया। मुंबई के प्रसिद्ध आकाशवाणी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद शबाना आजमी खुद स्मिता के पास चलकर आई और कहा, आई एम शबाना, यू वेर गुड। इसी तरह स्मिता पाटिल पर बतौर समाचार वाचिका और तीव्र माध्यम में बतौर अभिनेत्री नजर पड़ी फिल्मकार श्याम बेनेगल की, जिन्होंने स्मिता को उनका डेब्यू रोल दिया अपनी फिल्म चरणदास चोर में। अगले 9 सालों में स्मिता ने बेनेगल के साथ 6 फिल्मों में काम किया। स्मिता पाटिल कितनी जबरदस्त अभिनेत्री हैं, इस बात का एहसास उनके साथ काम करने वाले दिग्गज कलाकारों को तभी हो गया था। मिसाल के तौर पर गिरीश कर्नाड ने निशांत फिल्म की शूटिंग के दौरान स्मिता को सिर्फ एक शॉट में ही परख लिया था, जिसमें स्मिता तुलसी पूजा की रस्म निभा रही थी। गिरीश कर्नाड ने कहा कि यही वो पल था जब मुझे एहसास हो गया था कि एक नए सितारे का जन्म हो चुका है। और देखते ही देखते महज 2-3 सालों में स्मिता पाटिल कला फिल्मों का एक मजबूत स्तंभ बन गई थी। बॉलीवुड से कई मसाला फिल्मों में रोल्स के ऑफर मिलने के बावजूद स्मिता पाटिल शुरुआती वर्षों में पैरेलल सिनेमा के प्रति समर्पित रहीं। अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने कहा था, मुझे पता है कि मैं अच्छी फिल्मों में अभिनय करना चाहती हूँ, लेकिन अच्छे फिल्मकार मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि मुझे कमर्शियल फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सच में यही स्मिता पाटिल का अंत होगा। इस बीच स्मिता मराठी, बंगाली, गुजराती और दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम करती रहीं। मगर एक समय ऐसा आया कि पैरेलल सिनेमा में अपनी जगह को लेकर स्मिता की जो खुशफहमी थी, उसका जल्द ही सच से सामना हो गया। खुद स्मिता पाटिल के शब्दों में, मैं लगभग 5 साल तक स्मॉल सिनेमा के लिए कमिटेड रही। मैंने सभी कमर्शियल ऑफर मना कर दिए। 1977-78 के आसपास स्मॉल सिनेमा का मूवमेंट जोर पकड़ने लगा और उन्हें बड़े नामों की जरूरत थी। मुझे कुछ प्रोजेक्ट से अचानक ही निकाल दिया गया। यह वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसका मुझ पर बहुत असर हुआ। मैंने खुद से कहा कि मैं यहाँ हूँ और मैंने पैसे कमाने की जहमत नहीं उठाई है। मैंने छोटे सिनेमा के लिए अपने कमिटमेंट की वजह से बड़े कमर्शियल ऑफर ठुकरा दिए और बदले में मुझे क्या मिला? अगर उन्हें नाम चाहिए तो मैं अपना नाम खुद बना लूंगी। 1982 वो साल था जब मसाला फिल्मों में भी स्मिता पाटिल ने अपना लोहा मनवा लिया। जब अमिताभ बच्चन के साथ की उनकी फिल्में नमक हलाल और शक्ति सुपरहिट साबित हुईं, मगर कमर्शियल सिनेमा की कुछ चुनौतियां ऐसी थी जिनसे स्मिता सहज नहीं थी। मिसाल के तौर पर
नमक हलाल के बरसात में फिल्माए गए गाने आज रपट जाए की शूटिंग के बाद स्मिता पाटिल घर जाकर घंटों फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि गाने में जिस तरह से अंग प्रदर्शन, रोमांस और अश्लीलता परोसी गई थी उससे स्मिता को सख्त ऐतराज था। स्मिता ने खुद अमिताभ को इस गाने के बारे में कहा था कि इस तरह का गीत उनकी स्पिरिट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। कई बार ये सवाल भी उठता है कि कमर्शियल सिनेमा में भी इतनी कामयाबी के बाद क्या स्मिता पाटिल सही मायने में एक स्टार थी? सच तो यह है कि स्मिता पाटिल को अपने फिल्मी करियर में अपने सांवले रंग के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार चक्र फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान वो गोरी चिट्टी पूनम ढिल्लो के साथ थिएटर पहुंची। थिएटर के बाहर तैनात गार्ड ने जब दोनों से एंट्री पासेस दिखाने को कहा तो पता चला कि दोनों ही अपने पासेस भूल गई थी। गार्ड ने गोरे रंग के कारण पूनम ढिल्लो को एक हीरोइन समझकर अंदर जाने दिया, मगर स्मिता को उनके काले रंग के कारण कोई एक आम औरत समझकर ही एंट्री नहीं दी। खास बात तो ये थी कि इस फिल्म चक्र में स्मिता ही मुख्य अदाकारा थी और जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। स्मिता की बहन डॉक्टर अनीता पाटिल देशमुख का कहना था कि जब स्मिता छोटी थी तब भी उनकी मां उन्हें प्यार से काली, कालूराम या घाटन कहकर बुलाती थी, मगर स्मिता ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना। फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने स्मिता पाटिल के साथ अर्थ फिल्म में काम किया था। महेश भट्ट ने कहा था कि स्मिता पाटिल अपने लुक्स को लेकर कभी भी अपोलोजेटिक नहीं थी, जैसे कि शायद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सभी तयशुदा नियमों को मानने से इनकार ही कर दिया था। शायद स्मिता पाटिल के जिंदा रहते सिनेमा के फैंस ना समझ पाए हों, मगर आज स्मिता की बतौर एक्ट्रेस जो लेगेसी है उसे दोहराना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे जो भी हो, स्मिता की खूबसूरती विशुद्ध भारतीय थी। उनका चेहरा बहुत आकर्षक था और उनकी आंखें चमकदार थीं। उनके नाक नक्श भी तेज थे और वो सिर्फ एक नजर से भावनाओं की गहराई जता सकती थीं। 2011 के एक ऑनलाइन सर्वे में लोगों ने रेखा, मधुबाला, वहीदा रहमान और मीना कुमारी जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के मुकाबले में स्मिता पाटिल को भारत की दूसरी सबसे महान अभिनेत्री के रूप में वोट किया। इसी तरह कई ऑनलाइन पोर्टल्स ने स्मिता को स्टाइल आइकॉन और आइकॉनिक ब्यूटी ऑफ हिंदी सिनेमा करार दिया। महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने कहा था कि स्मिता पाटिल की जगह कोई नहीं ले सकता। देखा जाए तो स्मिता पाटिल ने ही सिनेमा की दुनिया में वो जमीन तैयार की थी जिस पर नंदिता दास, चित्रांगदा, विपाशा और राधिका आप्टे जैसी सावली अभिनेत्रियों ने अपनी कामयाबी का सफर तय किया है। आज अगर स्मिता पाटिल जीवित होती तो क्या वो अपनी समकालीन शबाना आजमी की तरह फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल कर रही होती? शायद नहीं। शायद स्मिता देश और समाज से संबंधित बड़े मुद्दों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ गई होती। स्मिता अपनी जिंदगी में चैरिटी के कामों, खासकर महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पहले नेशनल अवार्ड के साथ मिली रकम चैरिटी में डोनेट कर दी थी। मगर बदकिस्मती से स्मिता पाटिल की जीवन रेखा बहुत छोटी थी, महज 31 साल। स्मिता ने कभी मजाक में अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि उनके मर जाने पर उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाए। 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल की मौत हो गई। सावंत ने स्मिता की मौत के बाद उनकी इस इच्छा को पूरा किया। अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को उनकी पसंदीदा रेशमी साड़ी पहनाई गई और उन्हें दुल्हन की तरह मेकअप और गहनों से सजाया गया। स्मिता पाटिल जब दुनिया छोड़कर गई तब उनका बेटा प्रतीक महज 15 दिन का था। प्रतीक स्मिता पाटिल के दर्द को समझना तो बड़ा मुश्किल है, मगर आज भी स्मिता पाटिल के सह कलाकार उन्हें बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। नसरुद्दीन शाह ने स्मिता पाटिल के चले जाने पर कहा था कि उनकी मौत नीति का एक क्रूर मजाक थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बराबरी के हक और दबे कुचले लोगों के लिए लड़ने में लगा दी और वो हमें उस वक्त छोड़कर चली गई जब उनके पास दुनिया को देने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी था। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।